आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन बीजेपी ने कुल्हाड़ी रखा और उसके ऊपर नाचना शुरू कर दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफी सेंसिटिव टॉपिक है। पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो अगर आप वीडियो बीच में से छोड़ेंगे तो आधी अधूरी जानकारी के साथ ओपिनियन बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जो भी मन आए जरूर लिखिए। 13 जनवरी को यूजीसी के नियम सामने आए और उसके बाद से लगातार पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में और अब महाराष्ट्र में नगर निकाय के जो चुनाव हुए हाल ही दिनों में, उसमें बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली, बम्पर जीत मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो लगातार जीत का सिलसिला चल रहा था उसके ऊपर यूजीसी ने पावर ब्रेक लगा दिया है। और अभी सबसे पहले चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी लगातार पिछले कुछ वर्षों से प्रयास कर रही है। लेकिन यूजीसी के आने के बाद जो पूरे देश में माहौल बना है उसका सबसे पहला प्रभाव को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सामान्य जाति की जनसंख्या 55% से ज्यादा है, 55% से ज्यादा। और वहीं उत्तर प्रदेश में समान जाति की जनसंख्या 25% से थोड़ा ज्यादा है। और उसमें भी सिर्फ ब्राह्मण जाति की जनसंख्या 12 से 14% के आसपास है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूजीसी के कारण जो माहौल बना है उसका पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसको लेकर डिटेल में चर्चा करते हैं। पूरा वीडियो देखिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई होने तक या जब तक रोक हटाया नहीं जाता है 2012 के जो नियम थे वही लागू रहेंगे। और 15 दिन के अंदर मोदी सरकार को जवाब देने के लिए बोला गया है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आखिर बवाल क्यों मचा हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इतना विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो यूजीसी के नियम थे उसका एक पन्ना है। इसमें आप लोग ग पॉइंट देखिए। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी एसटी, एससी, ओबीसी के खिलाफ जो भेदभाव होगा उसी को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। अब आप पढ़िए जो 5वां पॉइंट है। भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षतापूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। तो विरोध इसी को लेकर हो रहा है कि जब 5वां पॉइंट में भारत के सभी छात्र ही जा रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हो, या जाति के अंदर आ जाएंगे या लिंग के अंदर आ जाएंगे या फिर दिव्यांगता के अंदर आएंगे या जन्म स्थान के अंदर आ जाएंगे, तो फिर सिर्फ जाति को लेकर, सिर्फ 3 समुदाय को लेकर एक अलग से पॉइंट बनाने की क्या जरूरत थी। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है आप लोग ये भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो रोककर इसको पढ़ भी सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि प्रथम दृष्टया ये नियम स्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका है। नियमों की पुनर्समीक्षा एक छोटी समिति करे। इसके अलावा बोला गया है कि क्या रेगुलेशन ऐसी स्थितियों में भी भेदभाव को कवर करेगा जहां जाति पहचान स्पष्ट न हो। इसमें सबसे जरूरी ये भी बात बोला गया है कि 2012 के नियम में रैगिंग को भी शामिल किया गया था, लेकिन 2026 में जो नियम आया उसमें रैगिंग को शामिल नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग 9th नंबर पर जो लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब 3E में पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करता है तो अलग से जातिगत भेदभाव के लिए 3C की जरूरत क्यों। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव ने इसका स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, अखिलेश यादव ने बोला है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है न किसी का उत्पीड़न हो न किसी के साथ अन्याय। इसके अलावा बसपा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है। सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी के नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में लेती और जांच कमेटी में जनरल कैटेगरी को उचित प्रतिनिधित्व दे देती। तो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती जी ने इसका स्वागत किया है।
इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि क्रेडिट लेने की होड़ मची है। बीजेपी के दो नेता, एक निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद आप लोग स्क्रीन पर दोनों का बयान देख सकते हैं। क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि बीजेपी ने यह सब करवाया, जबकि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ना मोदी सरकार का कोई रोल है। आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रहा था उसको सुनेंगे तो मोदी सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं बोला गया है। जो कुछ भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। तो इसमें जो क्रेडिट लिया जा रहा है, इसमें क्रेडिट तो कम से कम मोदी सरकार को नहीं मिलेगा। जो लोग लड़ रहे थे क्रेडिट उनको जाता है, जो बड़े बड़े वकील वहां पर खड़े थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर लड़ रहे थे, क्रेडिट उनको जाता है। सोशल मीडिया पर जमीन पर रहकर जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन मोदी सरकार के पास मौका था, काफी लंबे समय तक उनको मौका मिला। नियम आया है 13 तारीख को और फैसला आया है 29 जनवरी को, यानी लगभग 15 दिन का समय था। लेकिन मोदी सरकार ने इतना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद इसको वापस नहीं लिया, नहीं एक शब्द बोला। बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री इस पे एक शब्द भी नहीं बोला। धर्मेंद्र प्रधान बीच में आए थे, जो शिक्षा मंत्री हैं, जिस मंत्रालय के अंतर्गत यूजीसी काम करता है। उन्होंने बोला था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मैं विश्वास देता हूं। लेकिन मुंह जवानी बोलने से क्या होता है? नियम तो कागज पे बनता है, आप मुंह जवानी बोल देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि ये नियम ऊपर से नहीं बना है, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के स्तर से नहीं बना है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूजीसी को लेकर जो बवाल मचा है उसमें आप लोग देखिए कि टीवी डिबेट में कहीं भी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे। अगर ऊपर से नियम बना होता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के स्तर से नियम बना होता, तो बीजेपी के प्रवक्ता आकर इसका बचाव कर रहे होते, इन नियमों को डिफेंड कर रहे होते। लेकिन वे लोग कहीं भी आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। तो एक नियम ऊपर से नहीं बना है। लेकिन इसके बावजूद जब इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया में, जमीन पर हर जगह इतना बवाल मचा, तो कम से कम सरकार को तो पता था कि इसको लेकर विरोध हो रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है सरकार को यह भी पता था। तो सरकार अगर चाहती तो सुप्रीम कोर्ट से पहले इसको वापस ले लेती, या फिर सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाता कि हम लोग इसको सुधार कर ले रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल चुप रही। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाया है, सरकार को निर्देश दिया है कि इसमें बदलाव कीजिए, जवाब दीजिए, तो अब कम से कम मोदी सरकार इसमें क्रेडिट नहीं ले सकती है। इसमें बीजेपी अब कोई क्रेडिट नहीं ले सकती है। उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया है। मोदी सरकार को लगा कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन आप उत्तर भारत के किसी भी राज्य में पता कर लीजिए, यूजीसी का यह मुद्दा गांव में आग की तरह फैल गया था। हर गांव में सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, हर गांव में। और मैं आपको बता दूं कि एक हमारे जान पहचान के हैं, उरांव जनजाति के हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की। वो बता रहे थे कि इस नियम में एसटी एससी के समतुल ओबीसी को खड़ा कर दिया गया है। उनका कहना था कि एसटी एससी के खिलाफ तो ओबीसी भी भेदभाव करते हैं, तो उनको बराबर में कैसे खड़ा कर दिया गया? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समान कैटेगरी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे, एसटी एससी कैटेगरी के छात्र भी इसका विरोध कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश और बिहार को आप छोड़ दें, ज्यादातर छोड़ दें, तो बाकी जगह के ओबीसी छात्र भी इसका विरोध कर रहे थे। दिल्ली से कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर ओबीसी छात्र भी पहुंचे थे कि हमारा ये दोस्त है, ये नियम आने के बाद तो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, और कई तरह की बातें सामने आ रही थी। तो ओबीसी कैटेगरी के छात्र भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन नुकसान तो हो गया, और भारी नुकसान हो गया। सबसे पहला है नंबर पश्चिम बंगाल का, जहां पर इसका आपको असर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में जनरल जाति का, जनरल कास्ट का आबादी है 55% से ज्यादा। और वैसे भी बीजेपी वहां पर जीत नहीं पा रही है। पिछले लगभग 10 साल से लगातार प्रयास कर रही है बीजेपी कि पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाए। लेकिन पिछली बार 2021 में बीजेपी 3 से 77 सीट पर पहुंच गई। लेकिन अभी जो यूजीसी को लेकर हुआ, उसके बाद तो जो संभावना बन भी रही थी, वो भी संभावना काफी कम हो गई। और वैसे भी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि जो पश्चिम बंगाल का भद्रलोक है वो बीजेपी के साथ नहीं है। जब तक भद्रलोक बीजेपी के साथ नहीं आएगा, बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना सकती। भद्रलोक लगातार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। ममता बनर्जी की पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के ऊपर रोक लगाई है, उसका भी स्वागत किया है। जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोला कि नियम गलत थे, असंवैधानिक थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो सही किया है। तो जब पश्चिम बंगाल में जनरल कास्ट की आबादी 55% से ज्यादा है
और यूजीसी को लेकर इतना बवाल मचा है, उसके बाद अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि बीजेपी 50 से नीचे रह जाए। वैसा होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, 10 दिन में पूरा मोमेंटम बदल जाता है। और दूसरा है जो सबसे बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का। 2027 में शुरुआत में लगभग 1 से 10 जनवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और मार्च में परिणाम आते हैं। मार्च की शुरुआत में समय काफी कम बचा है, 1 साल से कम समय बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2022 में 65 सीटें हार गई। 2017 में 321 सीटें जीती थी, उसमें से 65 सीटें हार गई, 250 के आसपास आ गई थी बीजेपी। और सोचिए कि जो बीजेपी का बेस वोट बैंक है जनरल कास्ट के अंदर, उसमें से अगर 20 से 30% कम लोगों ने वोट किया तो बीजेपी 200 से नीचे आ जाएगी और सरकार नहीं बनेगा। भले बीजेपी बुरी तरह से ना हारे कि 100 से नीचे सीट आ गया, भले 180 सीट आएगा, 170 सीट आएगा, लेकिन जो मोमेंटम अभी खराब हो गया है बीजेपी का, उसके बाद तो ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को काफी मुश्किल होने वाला है। वैसे बहुत ज्यादा संभावना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कोई योजना है, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना है, बिहार में 10,000 रुपए दिए गए हर महिलाओं को, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 2,000 रुपए डाले गए। वैसी कोई योजना उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसका फायदा मिल सकता है। अभी तक तो ट्रेंड यही रहा है कि जहां जहां ऐसा योजना आया है वहां पर फायदा मिला है। लेकिन अगर ये योजना नहीं आता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है इस बार। और अखिलेश यादव और मायावती, इन दोनों का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, काफी गंभीरता के साथ, काफी सोच समझकर उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर स्टेटमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। तो आप सोचिए कि कितना सोच समझकर ये दोनों दल चुनाव से पहले बयान दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जनरल कास्ट की आबादी लगभग 25% के आसपास है और उसमें से भी 12 से 14% ब्राह्मण जाति की आबादी है। और नाराजगी बढ़ गई है, लोगों के मन में ये आ गया है कि मोदी सरकार ने उनके खिलाफ नियम बनाए और इतना विरोध करने के बाद भी मोदी सरकार ने उसको वापस नहीं लिया, न एक भी बयान दिया कि हम उसमें सुधार करेंगे। जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, तो अब बीजेपी को नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी। आप लोग देखते होंगे कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, बीजेपी है। मुस्लिम का ज्यादातर वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है, लगभग 15% के आसपास से वो लोग शुरू करते हैं। बीजेपी को यहाँ फायदा मिलता था, जनरल कास्ट के लोग वही 15% 20% एक तरफा वोट करते थे बीजेपी को। तो जो मुस्लिम के कारण इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा हो सकता था, वहां पर बीजेपी उसको बैलेंस आउट कर लेती थी। लेकिन यूजीसी के बाद यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारती है तो 2027 के जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार जाए तो एनडीए का कैंडिडेट राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो सबसे पहला नुकसान तो तुरंत जुलाई में ही होगा, राष्ट्रपति नहीं बनेगा जिसको चाहेंगे वो। और उसके बाद 2029 उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो 2029 में लोकसभा चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा, लगभग क्या कहें असंभव ही हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। और अगर 2027 में समाजवादी पार्टी जीत जाती है, सरकार बना लेती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 2029 में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अभी जितनी सीटें हैं उतनी सीटें जीतनी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश गया तो फिर केंद्र में सरकार भी गया। तो देखिए 15 दिन पहले क्या माहौल था और 15 दिन के अंदर क्या माहौल बदल गया, पूरा माहौल ही बदल गया। तो वही बोलते हैं कि बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी रख के उसके ऊपर नाचना शुरू कर दिया, सब कुछ मटिया मेट हो गया। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि परसेप्शन बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। 15 दिन में जैसे बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल हो गया है, वैसे ही 15 दिन के अंदर बीजेपी के पक्ष में भी माहौल हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। तो देखिए इसका परिणाम क्या होता है। जो भी होगा सबसे पहले आपको अभी 2 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या होता है वो तो अब अगले साल पता चलेगा। बाकी इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी आप लोगों की राय है खुलकर लिखिए, शब्दों की मर्यादा के साथ लिखिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।